रणभूमि के सियासतदानों से सीधी बातें, खास कार्यक्रम फेस टू फेस सिर्फ न्यूज 11 पर। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 11 में और मैं हूं आपके साथ बलराम शर्मा। आज जहां हम बैठे हुए हैं यह त्रास मंदिर क्षेत्र है। पहले ये वार्ड नंबर 41 था, लेकिन वर्तमान में यह वार्ड नंबर 51 में हम बैठे हुए हैं। त्रास मंदिर क्षेत्र बहुत पौराणिक स्थल है। यहाँ भगवान विनोद जी का मंदिर है, बहुत ही पुराना मंदिर है और दिव्य मंदिर है। तो यहाँ से जो हमारे कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं पवन यादव जी हमारे साथ में हैं। मैं पवन यादव जी को मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँगा वो दिखा दें। हमारे साथ इस समय पवन यादव जी बैठे हुए हैं। पवन जी, पहले तो हम सभी को शुभकामनाएं दे रहे हैं, तो तटस्थ होकर के आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। मेरा और जनता का जो सवाल है वो ये है कि अब की बार दोबारा से आप चुनाव लड़ रहे हैं, तो जनता के बीच में किन मुद्दों को लेकर के जा रहे हैं? सफाई, बिजली, पानी, सड़क, ये तो मूलभूत सुविधाएं हो गई, लेकिन अन्य कोई मुद्दे भी आपके पास में हैं? देखिए, मेरे पास मुद्दे बहुत हैं, है ना, और मैं जनता के पास जाता हूँ। मैंने जैसे अपने आपके चैनल के माध्यम से पहले भी कहा कि मैं कोई नेता बन के नहीं जाता हूँ, और ना मैं नेतागिरी जानता हूँ और ना मैं नेतागिरी करता हूँ। मैं तो हर परिवार के सदस्य के रूप में एक बेटे के लिए जाता हूँ और एक भाई के लिए जाता हूँ। वार्ड का पार्षद उस क्षेत्र का प्रथम नागरिक होता है जिस क्षेत्र से वो पार्षद है। जैसे कि परिवार का मुखिया होता है, ऐसे ही वार्ड का मुखिया वार्ड का पार्षद रहता है। तो परिवार के लोगों से कभी किसी का मन नहीं हटता है, और परिवार के लोगों से कभी कोई ये नहीं कहता है कि नहीं साहब मैं अपने परिवार का मुखिया चेंज कर लूँगा। जब मैं परिवार की तरह बात करता हूँ, एक बेटा और भाई बन के बात करता हूँ, तो जनता तो मुझे हमेशा बेटे के रूप में मानेगी, अपने भाई के रूप में मानेगी और मुझे हमेशा अपना आशीर्वाद देगी। पवन जी, हमारे जो वार्ड है, जो पूर्व में 41 था, अब जो 51 हो गया है, उसमें दो सबसे बड़ी समस्याएं हैं जो जनता को महसूस होती हैं। पहले तो एक जो उदयन जी के घर के जस्ट पीछे भरा हुआ जो एक पोखरा वाला जो क्षेत्र है, जो पानी का तालाब भरा हुआ है, और इसके अलावा एक जयपुर मंदिर के ठीक सामने है। ऐसे में ये दो, आपके 5 पूर्व का कार्यकाल आपका रहा, ऐसे में ये दो चीज़ों से अभी तक निदान नहीं हो पाया। हालांकि आप समय समय पर उस पानी को बाहर ट्यूबवेल के माध्यम से या अन्य माध्यमों से जब वो ओवरफ्लो होता था तो उसको आप फेंकवा देते थे, लेकिन उसका कोई निदान ढूंढा है आपने? क्या आपकी बार ये रहेगा मुख्यतः आपके उस लिस्ट में? देखिए बल्लम जी, जहाँ तक है जयपुर मंदिर के सामने वाली जो पोखर है, आपका घर भी वहीं पे है। आपके जन्म और मेरे जन्म से पहले की वो पोखर है। वास्तविकता में बात यह है कि वो देवस्थान विभाग जो राजस्थान सरकार की एक इकाई है उनकी जगह है, ना कि जो उत्तर प्रदेश सरकार की है या नगर निगम की भी है। मेरे द्वारा पहले भी कई बार पत्र दिए गए थे राजस्थान विभाग देवस्थान को, और विकास प्राधिकरण के द्वारा भी मुझसे कहा गया था कि अगर आप इससे बात करें तो हम इसका एक सौंदर्यीकरण के रूप में एक अच्छा सा इसमें पिकनिक स्पॉट टाइप का हम बना दें कि जिससे कि लोग बाग आएँ, अपना घूमें या टहलें। और वो भी मेरे द्वारा कई बार प्रयास किए गए, लेकिन उसमें समस्या एक यही आ जाती है कि वो संपत्ति हमारी उत्तर प्रदेश सरकार की नहीं है, वो राजस्थान के देवस्थान विभाग की है। और हम और आप मिलकर फिर प्रयास करेंगे, और उससे कोई किसी को बहुत ज़्यादा नुकसान भी नहीं है। अगर कहीं कोई बारिश के समय दिक्कत आती है तो आपके द्वारा खुद बताया गया कि समय समय पे मेरे द्वारा पंप सेट लगा के उस पानी को निकलवा दिया जाता है, और उस पानी की वजह से तो कई ट्यूबवेल और कई लोगों के समरसेबल के जो है स्रोत भी मीठे हैं। अच्छा पवन जी, यहाँ आपको एक मुखरता के रूप में देखा जाता है, मतलब आप बेबाक होकर के बोलते हैं, चाहे किसी भी चीज़ को लेकर के हो। चाहे जनता के बीच में आते हैं, आप कहते हैं कि नहीं मेरी जनता है, मैं उनसे लड़ लूँगा, वो मुझसे लड़ लेंगे, लेकिन हम फिर एक हो जाएंगे। वो कहते हैं कि आप एक ने शब्द भी कहा था आपने मेरी एक चर्चा में कि घोंटू पेट की तरफ ही झुकता है। तो ऐसे में जब इतनी मुखरता आपके अंदर भरी हुई है, तो भाई साहब क्यों देवस्थान पर ये नहीं कहते हैं कि ये जो गंदगी का अंबार जो लगा हुआ है इसको ढक दीजिए, या तो आप कर लीजिए स्वयं, नहीं तो मैं करता हूँ। क्यों आप एकदम मतलब बिल्कुल कठोर बन के क्यों नहीं कहते हैं? वहाँ के बासिंदों को वाकई में, मेरा घर आप कह रहे हैं, मेरा घर वहीं है भाई साहब, बदबू, मच्छर, इन चीज़ों से बड़े जूझते हैं हम लोग। तो ऐसे में आप वो वहाँ क्यों नहीं मुखरता दिखाई देती है हमें? देखिए, मैं एक पार्षद हूँ, या आने वाले टाइम पर जनता के आशीर्वाद से पुनः पार्षद बनूंगा। एक पार्षद के जो कार्य क्षेत्र होते हैं, कार्य सीमा होती है, वो कोई बहुत अधिक नहीं रहती है। मेन मान के चलिए हमारे जैसे विधायक होते हैं, सांसद होते हैं, उनका भी फर्ज बनता है, उनका भी कर्तव्य बनता है। सांसद बात कर सकते हैं,
क्योंकि वो सेंट्रल में बैठे हुए हैं। सेंट्रल सब जगह एक जगह रहता है, केंद्र बिंदु उनका दिल्ली रहता है, संसद भवन में बैठे हैं, वहाँ की सरकार से बात कर सकते हैं। हमारे विधायक अपने मुख्यमंत्री के जरिए उनके मुख्यमंत्री या उनके मंत्रियों से बात कर सकते हैं। पार्षद की जितनी क्षमता होती है पार्षद उतनी ताकत लगा देता है, ऐसी बात नहीं है। अगर मान के चलिए मेरे वार्ड में कोई समस्या है और वो मेरे स्तर से हल होती है तो उसे मैं ही तो हल करूँगा, और अगर कोई विधायक और सांसद के स्तर से होती है तो मैं मानता हूं कि इसमें विधायक और सांसद को भी मेरे साथ मिलकर कार्य करना चाहिए। और सहयोग मांगा है अभी तक? एक दो बार कहा है विधायक या सांसद? मेरे द्वारा ढेर सारे पत्र हैं, मैं अभी आपको पत्र भी उपलब्ध कराऊंगा जो कि मैंने उत्तर प्रदेश सरकार, विधायक, सांसद और देवस्थान विभाग को लिखे हैं कि आप इस समस्या से जो है जनता का को निजात दिलाएं। और बहुत बड़ा काम ऐसा भी नहीं है, अगर देवस्थान विभाग अगर इसको एग्री करता है तो निगम या विकास प्राधिकरण के द्वारा भी इस चीज़ का सौंदर्यीकरण हो सकता है, जो कि 2011 में समग्र विकास योजना के अंतर्गत जो योजना आई थी उस समय भी संबंधित उस समय जो बीसी साहब थे उनके द्वारा मुझे बताया गया था कि अगर मैं उस समय सभासद था कि सभासद जी अगर आप ये जगह हमें उपलब्ध करा सकें, सिर्फ हमें जगह चाहिए नहीं, बस सौंदर्यीकरण के लिए तो हम इसमें पैसा लगा सकते हैं। पवन जी, वैसे आप लोगों के बीच में जा रहे हैं या जनता के बीच में जा रहे हैं, प्रेम तो आपसे पहले से ही है क्योंकि 5 साल आप इस क्षेत्र के पार्षद रहे हैं, लेकिन अब कार्य क्षेत्र बढ़ गया है, काफ़ी सारी जगह क्षेत्र इसमें वार्ड नंबर 51 में बढ़ गया है। तो क्या मानते हैं पूरे शहर में, मैं पूरे मथुरा क्या वृंदावन शहर में एक ही चर्चा है कि वार्ड नंबर 51 इस समय कांटे की टक्कर पर है, 2 प्रत्याशी उतरे हैं, दोनों में बहुत ज़्यादा मतलब कांटे की टक्कर होगी, क्या मानते हैं टक्कर पे है कोई? देखिए ऐसा है कि आपने जैसे कि अभी सवाल मुझसे पूछा कि वार्ड नंबर 51 या कांटे की टक्कर, भाई मैंने आपको जवाब दिया कि मेरे लिए चुनाव लड़ना या चुनाव जीतना जनता तय करेगी है, और जनता मेरा परिवार है, जनता का मैं बेटा हूँ, भाई हूँ, तो जनता आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किसको जिताएगी और किसके लिए तय करेगी। इसमें कांटे की टक्कर की तो कोई बात ही नहीं है। बहुत आसान तरीके से चुनाव जीतूंगा, बहुत साधारण तरीके से चुनाव जीतूंगा, और जनता को के बीच में मैं अपनी जाके बात रखता हूं तो जनता जानती है मुझे, जनता मेरी कार्यशैली को पहचानती है। मेरा नाम जो है विकास के नाम से जाना जाता है। आदमी कहता है कि भाई पवन यादव एक ऐसा व्यक्ति है कि कभी भी चले जाओ वो तुरंत काम कराता है। कोरोना काल हो, आप कोरोना काल का उठा के देख लीजिए है, या डेंगू का समय हो, हॉस्पिटल में बेड अवेलेबल कराना हो। एक पार्षद बहुत छोटा पद होता है, मैंने अभी कहा कोई ज़्यादा बड़ा पद नहीं है, पर पार्षद के पद से ऊपर भी उठ के मैंने उस समय भी जनता की सेवा की। मैं इसको सेवा आप कहते हैं कि पार्षद ही एक बहुत छोटा सा पद है। मुकेश जी कहते हैं कि पार्षद, मुझे अब की बार अगर जनता आशीर्वाद देती है तो मैं दिखाऊंगा कि पार्षद क्या कुछ कर सकता है। तो ऐसे में दो चीज़ें क्यों हो जाती हैं? आप तो कहते हैं बहुत छोटा सा पद है, कुछ कर नहीं सकता हूं मैं, और वो कहते हैं कि अगर मुझे जनता आशीर्वाद देती है तो मैं आपको बहुत कुछ करके दिखाऊंगा। देखिए मुकेश जी मेरे बड़े भाई हैं, है ना, लेकिन वो अभी इतना पार्षद कभी रहे नहीं है ना, वो तो पूर्व प्रधान नहीं है। अगर वो पार्षद रहते तो उन्हें पता लगता कि जो है पार्षद ही कोई बहुत ज़्यादा बड़ा पद नहीं है। तो उनको हो सकता है किसी ने सपने दिखा रखे हों कि पार्षद बहुत ज़्यादा बड़ा पद है, लेकिन आपके चैनल के माध्यम से मैं उन तक बात पहुंचाना चाहता हूं कि पार्षद कोई बहुत ज़्यादा बड़ा पद नहीं है। वो कहते हैं कि आप एक बार पवन जी के बाट का निरीक्षण करके आइए, एक बार आप मेरे जो, मैं चाहे पूर्व प्रधान रहा, चाहे कैलाश नगर वेलफेयर सोसाइटी में रहा, आप वहाँ का एक बार विजिट करके आइए। पूर्व प्रधान में जब रहा तो उस प्रधान क्षेत्र में जो मेरा क्षेत्रफल था, उस क्षेत्रफल को यहाँ तक नहीं उत्तर प्रदेश सरकार ने भी सराहा, उसका प्रमोशन किया, उत्तर प्रदेश सरकार आदर्श वार्ड के रूप में देखा। वो कहते हैं कैलाश नगर को, मेरे को आदर्श के रूप में देखा जाता है, मैंने जिस तरीके से सभा व्यवस्था और चीज़ों को दुरुस्त किया, और आप कहते हैं कि नहीं मैं कर रहा हूँ, मैं लग रहा हूँ, इसकी कोशिश कर रहा हूँ। तो भाई साहब ऐसा क्यों? बलराम जी, गोदलीपुरम को भी एक आदर्श कॉलोनी के रूप में देखा जाता है, ठीक है। बलराम जी, आप गोरेदाऊ जी से कैलाश नगर वाली रोड को देखिए, ये भी एक बहुत आदर्श रोड है। अगर इस पे आप पैदल चले जाएंगे तो शायद कोई ये नहीं पहचान पाएगा कि ये बलराम शर्मा है या कोई और है। बलराम जी, एक मथुरा वृंदावन से पेट्रोल पंप के बगल से रोड निकलती है, उस रोड को भी मैं बहुत आदर्श रोड मानता हूँ। वहाँ से आप अगर निकल जाएंगे तो ऐसा लगेगा कि शायद ही आप किसी जो है बीहड़ जंगल में होके जा रहे हैं।
बलराम जी कम से कम बारिश के टाइम पर 5 बार पटक लगेगी आपको, अगर उस आदर्श रोड पर से निकल जाएंगे। तो ऐसी आदर्श रोड या ऐसी आदर्श कॉलोनी मैं नहीं बनाता हूं। मैं तो अपने काम पर विश्वास करता हूं, और जो मेरी कार्यशैली है वो जनता बहुत अच्छी तरीके से जानती है कि पवन यादव की कार्यशैली कैसी है। अच्छा, आप कहते हैं कि मैं जीतूंगा, आप एक दावा भी कर देते हैं कि मैं 4000 वोट लेकर के आऊँगा, जबकि आप एक आंकड़ा ही बता देते कि अगर लमसम 7000 वोटें पड़ेंगी, उसमें से 4000 या 5000 वोटें मैं लेकर के आ जाऊँगा। तो ऐसे में भाई साहब फिर उनका क्या होगा? मतलब और जो प्रत्याशी खड़े हुए हैं, एक निर्दलीय भी हमारे इस बात से खड़े हुए हैं, ऐसे में उन लोगों का क्या होगा भाई साहब? आप अपनी अपनी सोचते हैं, आप कहते हैं मैं विजयी होऊंगा, तो और मुकेश जी से अगर पूछते हैं कि भाई साहब आप क्या कहते हैं विजयी होने में, तो वो कहते हैं नहीं नहीं, जो विजय होगा वो जनता तय करेगी। तो आप लेकिन मुखरा के क्यों कह देते हैं कि मैं जीतूंगा? देखिए बलराम जी, मैं फुल कॉन्फिडेंस में बता रहा हूँ, उस दिन भी बताया, आज भी बताया, 9100 वोट हैं, ठीक है, 9100 वोट हैं, 55-60% वोटिंग होगी। मैंने जो कहा कि 4000 वोटों से मैं जीतूंगा, उसका रीज़न ये है कि आपके परिवार में 4 सदस्य हैं, तो वो आपके अपने हैं ना, तो मैं वार्ड में जो है मेरा जो परिवार है वो 4000 से भी ज़्यादा है, इसीलिए मैं फुल कॉन्फिडेंस में कहता हूँ कि 4000 से ज़्यादा वोटों में जीतूंगा। मेरा परिवार है, मुझको वोट करेगा। अच्छा पवन जी, अब यहाँ एक बात और कहते हैं, हमारे जो पूर्व प्रधान जी हैं वह एक बात और कहते हैं कि आपने पवन जी का बाढ़ देखा है, व्यवस्थाएं देखी हैं, लेकिन वहीं आपने रैन बसेरा भी देखा है। वो कहते हैं कि वहाँ उन्होंने मैखाने का अड्डा बना लिया, वो इस तरीके की चीज़ें कहते हैं। तो क्या वाकई में ऐसा कुछ था? और बोले मेरे द्वारा वहाँ पे आयुक्त साहब से कह करके जब वो खाली कराया गया, वहाँ से कब्जा मुक्त कराया गया, तो क्या ऐसी चीज़ें भी हैं? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब गलत है और ऐसा कुछ भी नहीं है। और ये तो सबको पता है कि क्या है क्या नहीं है, कौन कैसा है कौन कैसा नहीं है। रैन बसेरा वहाँ सोने के लिए है, आम जनता के लिए है, लेकिन वहाँ उन्होंने अड्डा बना रखा था, वहाँ लोगों को घुसने नहीं दिया जाता था। क्या ये आरोप ठीक है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहता हूँ कि मैंने कभी चंदा लेके विकास नहीं कराया है ना, मैंने चंदा लेके कभी विकास नहीं कराया है। और चंदा लेके अगर कोई आदमी काम कराता है तो वो नेता नहीं है। लेकिन चंदा तो वो वेलफेयर सोसाइटी में लेते थे ना सर, वहाँ तो वो जब प्रधान थे तो वो तो जनता से पैसा आता, वहाँ से सरकार से पैसा आता था। लेकिन जब वो वेलफेयर सोसाइटी खुद की चला रहे हैं, अगर मैं अपनी कॉलोनी के आसपास की क्षेत्र की चलाऊंगा तो उसमें तो जनता से चंदा ही करूँगा। देखिए, मैंने अभी सोसाइटी की बात ही नहीं की जो आप वेलफेयर सोसाइटी तक पहुँच के चंदा की कह रहे थे। मैंने तो अपनी कही है ना कि मैंने कभी चंदा लेके विकास नहीं कराया है ना। मैंने विकास कराया है, सरकार से विकास करवाया है, नगर निगम से विकास कराया है, जो और योजना आती हैं उनसे विकास कराया है। मैंने कभी चंदा लेके विकास नहीं कराया है। अच्छा पवन जी, अब जनता के बीच में जा रहे हैं तो क्या चीज़ें रख रहे हैं कि मेरे 5 साल के पुराने कार्यकाल को देख लीजिए और फिर मुझे वोट दीजिए, या क्या मुद्दों को लेकर के जनता, क्योंकि देखिए जनता इस समय थोड़ी सी अलग नई आई है, जिन्होंने पवन जी को शायद पहले देखा है। पहले जो आपका जो बाढ़ था वो बाढ़ अब चेंज हो गया है, दूसरे बाढ़ के लोग आ गए, तो ऐसे में उन लोगों के मन में जगह बना पा रहे हैं आप? देखिए, जनता के बीच में मैं जा रहा हूँ, बार बार बता रहा हूँ, जनता मेरी कार्यशैली से भली भांति से परिचित है, ठीक है। नवीन सीमा क्षेत्र था जो वार्ड 51 जो बना है, तो उस क्षेत्र में मैंने 6 महीने से एक जैसे भी कार्य संभव हुआ, कहीं लाइट लगवाई, कहीं पुलिया बनवाई, कहीं पानी की लाइन डलवाई, है ना, कहीं सफाई कराई, जो भी संभव हुआ वो मैंने कार्य कराया है। और मैं कहता हूँ कि आप मेरा कार्य देख लीजिए और मुझे वोट कर दीजिए। कैलाश नगर के बासिंदों का एक दर्द है, वो जो पुलिया जो बनी है अभी नई वो बहुत ऊंची बना दी, जिसमें गाड़ी का बम्पर नीचे से टकरा जाता है। शायद आप भी जाते होंगे तो आपको भी परेशानी होती होगी। देखिए, ये पुलिया जो है किसने बनवाई है, किसने नहीं बनवाई है, से बनी नगर निगम से बनी है। कौन उसमें गया ठेकेदार के पास, कौन ठेकेदार से क्या डिमांड की है, ये भी बात सामने आ जाएगी। और किसके द्वारा जानबूझ के ये लोगों को परेशान करवाने के लिए पुलिया बनाई है। मैं भी वहाँ जाता हूँ और लोग भी जाते हैं, मैंने देखा है वहाँ ई रिक्शा पलटते हुए देखा है, बुद्धिजीवी लोग हैं, बच्चे जाते हैं, अभी कोई बुजुर्ग जा रहा है साइकिल से जा रहा है तो उस पर चढ़ नहीं सकता, गिर नहीं सकता। तो ये तो मेरे हिसाब से है कि वहीं जो है कुछ घोलमोल हुआ है और जानबूझ के बनाई गई है। और इससे तो कैलाश नगर वालों का ड्रेनेज सिस्टम बहुत ख़राब हो गया, बारिश के समय पे वहाँ पे बहुत दिक्कत आ जाएंगी। अगर उस लेवल पे हमें रोड बनानी पड़ी या किसी भी संस्था को रोड बनानी पड़ी तो कैलाश नगर तो गड्ढे में चला जाएगा। तो मैं तो इस चीज़ का बार बार खंडन करता हूँ और बाकी स्थानीय लोगों से भी कहता हूँ कि जो भी कार्य ये कराया गया है या जिसके नेतृत्व में कराया गया है, ये कार्य बहुत गलत कराया गया है। बिल्कुल, तो बहुत बहुत धन्यवाद और फिर से आपको तटस्थ होकर के बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो ये रहे हमारे साथ वार्ड नंबर 51
इक्यावन के कांग्रेस के प्रत्याशी पवन यादव जी, जिन्होंने बताया कि मेरे द्वारा 5 साल में क्या कार्य किए गए और किस तरीके से जनता मेरे कार्यों की सराहना करती है। साथ में वह बंदर और जाम जैसी समस्या पर कह जाते हैं कि मैंने पहले भी प्रस्ताव रखा था और पुनः मैं अगर दोबारा बोर्ड में पहुंचता हूं तो दोबारा प्रस्ताव रखूंगा। जाम की समस्या पर वो कह देते हैं कि वाकई में बहुत दयनीय स्थिति है जाम को लेकर तो पूरे वृंदावन में, लेकिन मैं अब की बार बोर्ड में अगर जनता मुझे आशीर्वाद देती है तो मैं जब बैठता हूँ कुर्सी पर, अगर मैं बोर्ड में पहुँचता हूँ तो इस पर भी कोई ना कोई इसका निदान जरूर ढूंढ लूँगा। साथ में वह जो रैन बसेरे को लेकर के जो मुद्दा उठा था उस पर वो साफ तौर पर कहते हुए नजर आते हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है, मैं जाता था बैठता था, ये चीज़ें हैं। आप बैठते तो थे वहाँ पे? नहीं, मैं कभी कभार चला जाता था, पर मैंने वहाँ पे जो है उसका काफ़ी, जैसे कि मेरे द्वारा वहाँ पंखे भी लगवाए गए हैं, संस्था से मैंने एक से करवा के वहाँ वाटर कूलर भी लगवाया गया है और समय समय पर कर्मचारियों से साफ़ सफाई की भी व्यवस्था कराई गई है। और रैन बसेरा पब्लिक के लिए होता है और भिक्षु भिखारी लोगों के लिए होता है, वो उनका स्थान है। तो मैं कभी कभार क्षेत्र में है तो उसको देख रेख के लिए चला जाता था। मैं तो नगर निगम में भी जाता हूँ, मैं तो नगर निगम में भी बैठता हूँ, है, मैं तो हर विभाग में बैठता हूँ। तो मैं उस विभाग का मालिक नहीं हो गया और मैं समझ नहीं सकता हूँ कि आदमी किस तरीके की मानसिकता से ऐसे बात को बोल सकते हैं, पर जो भी है जनता के सामने। तो बिल्कुल, तो वो इस बात से साफ इनकार करते हुए कहते हैं कि ऐसा नहीं है, मैं जाता तो था, ऐसे तो मैं नगर निगम भी जाता हूं, लेकिन ऐसी कोई चीज़ें नहीं हैं। साथ में वह विकास के नाम पर कहते हैं कि मैंने कई बार प्रयास किए हैं उन दोनों जो तालाब जो हमारे वृंदावन में इस त्रास मंदिर में वार्ड नंबर 51 में है, उन दोनों को लेकर मैंने काफ़ी प्रयास किए हैं, आगे भी मेरे प्रयास रहेंगे। मैं कई बार पत्राचार कर चुका हूँ लेकिन उसका निदान अभी तक नहीं हो पाया है। जनता भी अपेक्षाएं लगाकर बैठी है पार्षद जी से, क्योंकि पूर्व पार्षद रह चुके हैं तो जनता को ये उम्मीद थी कि पिछले कार्यकाल में इनके में वो चीज़ें सुधरेंगी, लेकिन देखते हैं आपके कार्यकाल में वह चीज़ें सुधरती हैं नहीं सुधरती हैं। और अब की बार मैं सबसे पहली बात कहना चाहूँगा कि जनता किसको आशीर्वाद देती है ये भी एक देखने वाला विषय होगा, लेकिन ये चर्चाओं का क्रम लगातार जारी रहेगा। जुड़े रहिए आप न्यूज़ 11 के साथ में अपने सहयोगी अरुण के साथ। मैं बलराम शर्मा, न्यूज़ 11 वृंदावन।